हेलो फ्रेंड, टीचमेंट में आपका स्वागत है। बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली प्रधान शिक्षक की परीक्षा 18 दिसंबर को निर्धारित है और कुल मिलाकर अब उसमें लगभग 18 दिन हमारे पास बच गए हैं। और उसमें आपको पता है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 20 मार्क्स के मैथ के क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट में हम किन किन प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें लगभग हम लोग 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें से कुछ क्वेश्चन आपको गणित के डायरेक्ट चैप्टर से होंगे और कुछ क्वेश्चन आपको टीचिंग पेडागोजी से रिलेटेड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। हमारा पहला प्रश्न है 7/3 प्लस रूट अंडर n को परमेय बनाने पर यानी परमेयीकरण करने पर 3 माइनस रूट अंडर n प्राप्त होता है, तो n का मान क्या होगा। तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि किसी को परमेयीकरण कैसे करते हैं। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि 3 प्लस रूट अंडर n है, तो इसको परमेयीकरण करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर और नीचे चेंज करके लिख देते हैं, जैसे 3 माइनस रूट अंडर n, ऐसे हम लोग कर देते हैं। यानी जो चीज़ यहाँ नीचे दिया गया हो उसके साइन को बदल करके जनरली परमेयीकरण किया जाता है। 3 माइनस रूट अंडर n डिवाइडेड बाई 3 माइनस रूट अंडर n। और यहाँ पर आप जानते हैं कि ये प्लस है और इधर माइनस है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, तो ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस आधार पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा देख, जैसे यहाँ सवाल में दिया गया है कि 7/3 प्लस रूट अंडर n, और इसको अगर हम परमेयीकरण करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो हर में होता है उसके चिन्ह को बदल करके, जैसे 3 प्लस रूट n है तो उसको 3 माइनस रूट n से हम लोग इंटू और डिवाइड करते हैं। इससे क्या होगा, हम 7 में जब इसे गुना करेंगे तो 7 इंटू 3 माइनस रूट n होगा, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हमको यहाँ पे 7 इंटू यहाँ 3 माइनस n और ये बाई में हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे n का वैल्यू 2 मिल जाता है। यहाँ पे हमको n का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। ठीक है, तो चलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ सही आंसर हमारा 2 हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक लड़के ने किसी धनराशि का 3/8 मान ज्ञात करने के लिए कहा गया। एक लड़के को ऐसा कहा गया कि कोई धनराशि है उसका, वो 3/8 का मान निकाले। उसने उस राशि को 3/8 से गुना करने के स्थान पर 3/8 से भाग कर दिया, और इस तरह जो उत्तर आया वह सही उत्तर से 55 अधिक था। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो बाद में उत्तर आया वो ज़्यादा है, यानी कि अगर आप बाद के उत्तर से 55 घटा देंगे तो आपको सही उत्तर आ जाएगा, या सही उत्तर जो होगा उसमें 55 जोड़ेंगे तो वो बाद का उत्तर होगा। तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि वह धनराशि x है, तो प्रश्न के अनुसार कहा जा रहा है कि इस लड़के को कहा गया था कि उस संख्या में धनराशि में 8/3 से 3/8 से गुना करे, लेकिन उसने 8/3 से उसमें कर दिया गुना, यानी कि भाग कर दिया। हम उलट करके जब लिखते हैं तो वो गुना का भाग हो जाता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, अगर x में अगर हम 3/8 से भाग करेंगे तो उसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं x इंटू 8/3। तो इसी को यहाँ डायरेक्ट लिखा गया है। तो इस तरह से यहाँ पर जो हमको बाद की संख्या मिली है, यानी भाग करने से जो प्राप्त हुआ वो पहले से 55 अधिक था, तो 55 इससे घटा देंगे तो वह सही उत्तर के बराबर हो जाएगा, यानी x इंटू 3/8 के। और इस तरह से इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो हमको राशि है वो 24 मिल जाएगा। लेकिन हमें प्रश्न में कहा गया था लड़के को कि राशि का 3/8 निकालने के लिए। तो इस तरह से इसको सॉल्व करने पर हमको सही उत्तर 9 प्राप्त होता है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा 9। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन बी जो है वो 9 रुपया है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। एक आकृति है एस जिसमें एंगल एस पी आर
आप यहाँ देख रहे हैं एस पी और आर 135 डिग्री है, और एंगल पी क्यू टी यानी जो हमारा ये वाला एंगल है, ये वाला हमारा यहाँ पर 135, और ये पी क्यू और टी ये जो हमारा है 110 डिग्री दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। तो हमसे पूछा जा रहा है कि पी आर क्यू, पी आर और क्यू यानी कि आपको ये वाला एंगल जो है पी आर क्यू अंदर का, ये पूछा जा रहा है कि कितना होगा। तो इसको आप कैसे निकालेंगे? तो इसका आसान है कि आप जानते हैं कि सरल रेखा का जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है। यानी कोई भी अगर एक सरल रेखा खींची हुई है तो ये पूरा कोण कितना होगा? तो ये हमारा 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से हम 180 में से माइनस करके, जैसे यहाँ पहले केस में हम 180 में से 135 घटा लेंगे, और यहाँ पे निकालने के लिए हम लोग 180 में से 110 घटा लेंगे, तो हमको ये दोनों एंगल प्राप्त हो जाएगा, और इसके आधार पर हम इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम थोड़ा देखते हैं। सरल रेखा के कोण को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आपको यहाँ पे P जो है वो 45 डिग्री और Q जो है 70 डिग्री मिलेगा। यहाँ पर आपको P, R और Q निकालने के लिए कहा गया है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों जो अंतःकोण होते हैं उनका जोड़ 180 डिग्री होता है, और दो का कोण आपको पता है 45 डिग्री और 70 डिग्री। तो इसको जोड़ करके अगर आप 180 से घटाएंगे तो ये 65 डिग्री हमको मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 65 डिग्री। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ 65 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लोहे के बने 3 घनों जिनकी भुजाएं क्रमशः 6 सेमी, 8 सेमी व 10 सेमी है को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। इस बड़े घन की एक भुजा कितनी होगी? तो देखिए ऐसा प्रश्न जिसमें किसी घन को या गोले को या किसी चीज़ को पिघला करके नया बनाया जाता है तो वहाँ पे उसका आयतन समान होता है। दोनों परिस्थिति में आपको आयतन समान रह जाता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ एक छोटा सा आपको वर्ग है और एक बड़ा वर्ग है या घन आप मान सकते हैं, और एक उससे भी बड़ा घन है, और इन तीनों को जोड़ करके इन सबसे बड़ा एक घन बनाया जाता है। मान लीजिए तीनों को पिघला करके एक बहुत ही बड़ा सा इतना बड़ा घन बनाते हैं, तो इसकी भुजा कितनी होगी वो हमें बताना है। तो ऐसी परिस्थिति में इन तीनों का आप आयतन निकाल के और उसको जोड़ देंगे तो वो बड़े घन का आयतन के बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं कि एक 6 सेंटीमीटर वाला घन है, और ये 8 सेंटीमीटर वाला घन है, और 10 सेंटीमीटर वाला घन है। इन तीनों को पिघला करके एक बड़ा सा घन बनाया गया है। तो हम नए घन का जो आयतन होगा वो इस तीनों छोटे घन के आयतन के जोड़ के बराबर होगा। तो जैसे घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यू, यानी भुजा गुने भुजा गुने भुजा। तो इस तरह से 6 का क्यू प्लस 8 का क्यू और 10 का क्यू यानी 216 प्लस 512 प्लस 1000, ये जो होगा नए घन का आयतन हो जाएगा। इस तरह से नए घन का आयतन आप निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपको 1728, और इस तरह से उसकी भुजा जो प्राप्त होगी वो हमें 12 सेंटीमीटर मिल जाएगी। तो नए घन का जो भुजा होगा वो 12 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आंकड़ों 78, 56, 23, 34, 45, 54, 39, 84 और 54 का माध्यक क्या होगा? माध्यक का अर्थ हुआ मीडियन, यानी जो तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि आंकड़े को आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो इसको हम आरोही क्रम में सजा लेंगे। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, पहले छोटा फिर उससे बड़ा और उससे बड़ा। तो सबसे छोटा इसमें देखेंगे क्या है, तो 23, उसके बाद उससे बड़ा कौन सा है, इस तरह से इसको हम अरेंज कर लेंगे। और उसके बाद इसका एक फार्मूला होता है, उससे हम माध्यक का मान निकाल सकते हैं। तो आप आंकड़ों को अगर आरोही क्रम में सजाएंगे तो इस तरह से प्राप्त होगा 23, 34, 39, 45, 54, 54, 56, 78 और 84। तो यहाँ पर देखेंगे कि कुल कितना आंकड़ा दिया हुआ है, यानी n जो है वो 9 है।
आप जितनी भी यहाँ दी हुई संख्या है सबको काउंट करेंगे, जैसे 23 एक हो गया, 34 दो हो गया, इस तरह से तो 9 आता है जो एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या रहने पर जो माध्यक का सूत्र होता है वो होता है n+1/2वां फ्रैक्शन, या उतना जो वैल्यू होगा सो। तो n यहाँ पर 9 है, तो 9 + 1/2 यानी कि 5वां फ्रैक्शन। तो 5वें स्थान पे कौन आ रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए पहला पर ये, दूसरा पर ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा हमारा 54। तो इस तरह से यहाँ सही जवाब 54 हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो प्राकृत संख्याओं का लसर 36 है और उनका योग 30 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। वे दोनों संख्याएं आपको यहाँ पे ज्ञात करना है कि अगर उनका लसर दिया हुआ है और उनका योग हमको पता है तो उसका यहाँ पे कितना, वो दोनों संख्याएं कौन सी है सो हमें पता करना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि 36 के जो भाजक होते हैं वो 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 और 18 और 36 है। स्पष्टतः 12 और 18 का योग जो है वो 30 है और उनका लसर भी 36 होता है। तो इस तरह से 12 और 18 जो होगा हमारा बी ऑप्शन वो सही हो जाएगा। अगला है कि 25,034 का पावर 153 में इकाई के स्थान पर क्या आएगा। तो आप तो पहले ये देखिए कि इकाई के स्थान पे कौन सा अंक अभी है, वो 4 है। तो इसमें क्या करना होता है कि आपको जो भी ऊपर संख्या दिया हो उसमें आप 4 से भाग करेंगे। ये नहीं कि यहाँ 4 दिया इसलिए, कोई भी अगर दिया हो तो आप 4 से उसमें भाग करेंगे और 4 से भाग करने के बाद आप देख लेंगे कि अगर पूरा पूरा कट जा रहा है या कोई शेष बच पा रहा है। तो शेष बचने के, जितना शेष बचेगा उतना बार उसको गुना करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। तो प्रश्नानुसार जो दी गई संख्या है उसमें आधार का इकाई अंक 4 है और पूरी संख्या का जो इकाई का अंक होगा वो इस तरह से होगा 4 का पावर 153। और 153 को चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुने 38 + 1। तो देखिए 4 से अगर किसी भी संख्या में जैसे ऊपर गुना होगा कितना बार भी वो आएगा तो वो सेम ही चीज़ होगा, यानी कि वो 4 ही आएगा। और अब यहाँ देखना है तो यहाँ 4 का पावर 1 सिर्फ एक बच जा रहा है, तो अगर आप 4 का पावर 1 करते हैं तो वो 4 ही होगा। तो इस तरह से यहाँ पे सही आंसर हमारा 4 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि जो हमारा 25,034 का पावर 153 है उसमें इकाई के स्थान पे 4 आएगा। हमारा अगला प्रश्न है, दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है तथा भागफल 35/24 है, तो इनमें से बड़ी भिन्न कौन सी है, आपको ये पता करना है। और हमारे ऑप्शन ये सब दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि प्रश्न में दिया है कि दो भिन्न का जो गुणनफल है वो 14/15 है। तो मान लीजिए पहला भिन्न जो है हमारा x है और दूसरा भिन्न जो है वो y है और उसका दोनों का गुणनफल जो है वो 14/15 है और तथा दोनों का भागफल जो होता है वो 35/24 है। तो यहाँ हम पहले को समीकरण 1 और दूसरे को समीकरण 2 मान लेते हैं। अब दोनों को अगर हम गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो दोनों को गुना अगर आप करेंगे तो यहाँ देखते हैं कि y से y कट जाएगा और केवल x का स्क्वायर बचेगा और इधर दोनों को गुना करके हम लिख लेंगे। तो इस तरह से x का वैल्यू आपको 7/6 निकलता है। अगर आप इसको समीकरण 1 में डाल के देखते हैं तो हमारा जो छोटा वाला जो निकलेगा वो आ जाएगा 4/5। तो इस तरह से यहाँ पे बड़ा जो भिन्न होगा वो हमारा 7/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये 7/6 सही आंसर हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि दो टैंकरों में क्रमशः 850 लीटर और 680 लीटर पेट्रोल आता है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता क्या होगी जो इन दोनों टैंकरों के तेल को पूरा पूरा माप दे। देखिए ऐसा प्रश्न जिसमें पूछा जाए कि अधिकतम क्या होगा या अधिकतम लंबाई क्या होगी, तो ऐसे केस में हम लोग महत्तम समापवर्त निकालते हैं, यानी कि HCF उसमें निकाला जाता है। तो आप यहाँ पे 850 और 680 का HCF निकालेंगे यानी महत्तम निकालेंगे
तो देखेंगे कि 170 प्राप्त होता है। तो यहाँ हमारा आंसर 3 जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए अध्यापक निम्न में से किस अध्याय से शुरुआत कर सकता है। और हमारा पहला ऑप्शन है आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र लंबाई गुने चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। दूसरा है इकाई वर्ग की गणना की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तीसरा विभिन्न भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। या चौथा हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से इसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। तो यह हमारा चौथा ऑप्शन सबसे सही हो जाएगा। छोटे बच्चों को किसी भी क्षेत्रफल की शुरुआत करने के लिए हम विभिन्न वस्तुओं की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल की तुलना करना सिखाएंगे और उससे उनमें धीरे धीरे क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट डालेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, किसी शहर में पुरुषों एवं महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात 12:13 हो तो जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत क्या होगा। यहाँ ध्यान रखिए, पहले आपको पुरुष का है और फिर महिला का है, और यहाँ आप दोनों को जोड़ेंगे तो आता है 25। तो 25 को आप 4 से गुना करेंगे तो आएगा 100। यानी कि आप यहाँ देखें तो दोनों को आप करें तो 12 और 13 जोड़ने पर आता है 25, और इसको अगर आपको 100 लाना हो तो 4 से गुना करना होगा। तो इसी तरह से आपको जिसका निकालना हो इस 4 से गुना कर दें। जैसे अगर महिला का निकालना है तो 13 गुने 4 तो 52 हो जाएगा। अगर पुरुष का निकालना होता है तो 12 गुने 4 तो 48 हो जाता है। तो यहाँ महिलाओं का पूछा जा रहा है तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक 30 सेमी भुजा वाले वर्गाकार कागज को मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है तो बने हुए बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होगा। तो देखिए, चूँकि उसी कागज को मोड़ करके बेलन बनाया जाता है तो जो वर्गाकार कागज होगा उसका क्षेत्रफल और बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो दोनों समान होगा। तो यहाँ पर आप 30 का जब क्षेत्रफल निकालेंगे यानी 30 सेमी भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो हो जाएगा 30 गुने 30, यानी वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा गुने भुजा यानी 30 इंटू 30। तो 30 गुने 30 क्या होगा, 900 वर्ग सेमी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे जैसे आप देख सकते हैं कि एक पहले वृत्ताकार कागज है उसी को फिर मोड़ करके ये बनाया गया है। तो यहाँ कागज का जो क्षेत्रफल होगा वही बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपको 30 गुने 30 यानी 900 जो है वो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि 2 का पावर x प्लस 1 प्लस 2 का पावर x माइनस 1 बराबर 80 हो तो x का मान क्या होगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए पावर में अगर प्लस होता है तो इसका मतलब होता है कि वो गुना में है, अगर पावर में माइनस होता है तो इसका मतलब वो भाग में है। तो इसको हम चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ प्रश्नानुसार दिया हुआ है कि 2 का पावर x प्लस 1 प्लस 2 का पावर x माइनस 1 इक्वल टू 80। तो इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 1, क्योंकि गुना में पावर ऐड हो जाता है। और इसी तरह से इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं 2 का पावर x डिवाइडेड बाई 2 का पावर 1। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कर देखिए, दोनों में 2 का पावर x है तो ये कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा इसको सॉल्व करेंगे जब आप तो 2 का पावर x इक्वल टू हो जाता है 80 इंटू 2/5। तो यहाँ पर आपको 2 का पावर x इक्वल टू 32 आएगा, और यहाँ हम 32 को चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 5, क्योंकि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 ऐसे करके लिखने पर 32 होगा। तो यहाँ x हमारा 5 आंसर आ जाता है। इस तरह से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर कोई चीज़ पावर में प्लस में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि उसको हम गुना में लिख सकते हैं। जैसे 2 का पावर x प्लस वाई अगर दिया हुआ हो तो इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर x इंटू 2 का पावर y। तो इस तरह से ये गुना में अगर रहता है, सेम अगर आधार है तो वो पावर जो है उसका प्लस हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक वर्ग का विकर्ण दूसरे विकर्ण से दोगुना है,
यदि एक वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से 2 गुना है तो दोनों वर्गों के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। तो यहाँ थोड़ा आपको ध्यान देके पढ़ना है कि पहले वर्ग का जो विकर्ण है वो दूसरे वर्ग के विकर्ण से 2 गुना लंबा है। यानी बड़ा कौन सा है, तो पहला वर्ग है, क्योंकि इसमें कहा गया कि पहले वर्ग का जो विकर्ण है वो दूसरा से 2 गुना है। यानी पहला वाला बड़ा है, दूसरा वाला छोटा है। यानी अगर दूसरे वर्ग का विकर्ण x होगा तो पहले वाले का 2x हो जाएगा। तो इस तरह से आपको दोनों का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो आप जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा। जैसे √2 गुने भुजा बराबर होता है वर्ग का विकर्ण। तो इस तरह से इस फॉर्मूले से आप चाहे तो यहाँ पर भुजा निकाल लेंगे और भुजा से फिर हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको किस तरह से बनाया जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा गया है कि पहले वर्ग का जो विकर्ण है वो दूसरे वर्ग के विकर्ण का 2 गुना है। तो अगर मान लीजिए दूसरा x होगा तो पहले वर्ग का विकर्ण हो जाएगा 2x। तो इस तरह से जो आपका पहला वर्ग है वो बड़ा आकार का होगा और उसका विकर्ण हो गया 2x। तो उस तरह से उसका भुजा हो जाएगा 2x/√2 और इससे इसका क्षेत्रफल आपको ये प्राप्त होता है 2x²। इस तरह से हमारा जो दूसरा वर्ग है उसका विकर्ण x है तो उससे उसका भुजा निकल जाएगा x/√2 और क्षेत्रफल हो जाएगा x²/2। अब आपको पहले और दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो आप पहले का क्षेत्रफल और दूसरे के क्षेत्रफल को बटा कर दें तो ये 4:1 आएगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 4:1। तो यहाँ हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हमें ऐसी पाठचर्याएँ विकसित करने की ज़रूरत है जो बच्चों के लिए करें। जागरूकता बनाने का प्रयास, सफलता की कल्पना, सर्वांगीण विकास, समस्या का समाधान। तो देखिए हमें ऐसी पाठचर्या विकसित करने की ज़रूरत है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास करे। यानी कि ऑप्शन 3 हमारा सबसे यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अन्य ऑप्शन भी है लेकिन सर्वांगीण विकास के अंतर्गत सभी आ जाते हैं, इसलिए ये हमारा ऑप्शन ज़्यादा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में गणित के प्रति डर का क्या कारण है। पहला, गणित की संचयी प्रकृति। दूसरा, गणित की संकुचित प्रकृति। तीसरा, गणित की वृहद प्रकृति। या चौथा, गणित की दीर्घात्मक प्रकृति। तो देखिए इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। स्कूल में गणित के प्रति डर की कई वजह होती हैं। इनमें से प्रमुख जो वजह होता है वो है गणित की संचयी प्रकृति। संचयी प्रकृति का मतलब होता है कि यदि मान लीजिए कि आपको दशमलव में कठिनाई है तो आपको प्रतिशत भी कठिन लगने लगेंगे। यदि आपको प्रतिशत कठिन लगते हैं तो आपको बीजगणित में भी कठिनाई होगी और इसी प्रकार गणित के अन्य प्रकरण भी कठिन लगेंगे। यानी सब गणित में जो कॉन्सेप्ट होता है वो संचयी होता है। यानी पूर्व की जो धारणा होती है, अवधारणा होती है, वो सब संचय होकर आगे बढ़ती जाती है। यानी हर कॉन्सेप्ट पीछे से जुड़ा होता है। इसी कारण से अगर किसी का बेस खराब हो जाए तो वो धीरे आगे चल के क्या होता है, कमज़ोर होता जाता है। तो गणित की संचयी प्रकृति के कारण बच्चे को डर लगता है। जैसे हिस्ट्री में है कि आपको अगर किसी एक के बारे में पता नहीं है तो आप दूसरे के बारे में पता करके वहाँ से शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप गणित में ऐसा नहीं कर सकते। गणित में ऐसा आप नहीं कर सकते कि आपको जोड़ घटाव गुना पता नहीं हो और आप डायरेक्ट लघुत्तम महत्तम वगैरह सॉल्व कर लें या आगे के कठिन सवाल को आसानी से हल कर लें। उसके लिए आपको आधारभूत जो संक्रियाएं हैं वो आनी ही चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है। एक, कंठस्थ करना। दूसरा, मापना। तीसरा, साकार कल्पना करना। या चौथा, अनुमान करना। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो हमारा कंठस्थ करना है वो सही प्रक्रिया नहीं है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत, मतलब ये सही हो जाएगा। अगला है, कक्षा में छात्रों को गणित विषय के प्रति प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित बात का ध्यान रखना चाहिए। छात्रों से कठिन अभ्यास करवाना, सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा देना, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना, या छात्रों द्वारा हल की गई अधिक से अधिक कमी निकालना। तो यहाँ पर बच्चों की समस्या में हम कमी नहीं निकालेंगे और ना ही उन्हें हम समान शिक्षा देंगे, न कठिन अभ्यास करवाएंगे, बल्कि उनके आत्मविश्वास की भावना का विकास करेंगे। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि अंकगणित शिक्षण का महत्व है।
तो यहाँ पे हो जाएगा ये सभी ऑप्शन, यानी घरेलू कार्य में भी, मजदूरी और व्यवसाय में भी, और व्यवहारिक उपयोग हेतु भी। अगला प्रश्न है कि गणित सभ्यता का दर्पण है, यह इस कथन में गणित की प्रकृति का कौन सा मूल्य झलकता है। तो यहाँ पे आपको सांस्कृतिक मूल्य का पता चलता है, क्योंकि हमारे संस्कृति से ये जुड़ा हुआ है, तभी तो ये हमारे सभ्यता के बारे में बता रहा है। तो ये सांस्कृतिक मूल्य के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि गणित मापन, परिमाप तथा दिशा का क्या है। तो यह गणित जो है वो मापन, परिमाण तथा दिशा का एक विज्ञान है। तो यह हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा और 16 में पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है गणित की संरचना एवं प्रकृति का एक गुण है मूर्त होना, असांकेतिक होना, अक्रम होना या रसहीन होना। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अमूर्त होना या असांकेतिक होना, ये सब जो है इसके गुण नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा अमूर्त होना अगर होता तो सही हो जाता, यहाँ कोई ऑप्शन इसमें सही नहीं लग रहा है, तो इनमें से कोई नहीं यहाँ पे सही ऑप्शन होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है गणित के अध्ययन में एक बच्चे से निम्न में से किस योग्यता का विकास होता है। यानी गणित को पढ़ने से बच्चे में किस योग्यता का विकास होगा, आगमन करने का, निगमन करने का, सामान्यीकरण करने का, या ये सभी। तो गणित पढ़ने से बच्चों में ये सभी गुण का विकास होता है। आगमन का अर्थ हुआ कि बच्चे पहले उदाहरण लेते हैं और उसकी सहायता से कोई एक सूत्र का निर्माण करते हैं या किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। जैसे कि वो अलग अलग तरह की चीज़ों को करते हैं पहले और उसके आधार पर कोई नियम निकालते हैं। और निगमन में है कि नियम की सहायता से वो अलग अलग सवालों को हल कर पाते हैं। जैसे पहले आपको फार्मूला पता चल जाए और उससे आप सवाल को हल करते हैं तो वो निगमन विधि है। और आप सवाल उदाहरण की सहायता से कोई फार्मूला बनाते हैं या समझते हैं कि हाँ ऐसा इसलिए हो रहा है, तो वो आगमन विधि है। सामान्यीकरण का अर्थ होता है कि आप एक चीज़ की सहायता से अन्य उस तरह की चीज़ों को भी आप सामान्य रूप से समझ पाएँ, तो इन सभी चीज़ों का विकास हो जाता है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है। आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, तार्किक सोच या ये सभी। तो इन सभी का विकास होता है गणित के अध्ययन से। बच्चों में आप कह सकते हैं कि एक से अधिक गुणों का विकास होता है। इनमें कुछ प्रमुख गुण होते हैं आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, तार्किक सोच, निर्णय क्षमता आदि। अतः उपरोक्त के आधार पर कहा जा सकता है कि गणित के अध्ययन से एक बच्चों में सभी गुणों का विकास होता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा गणित से संबंधित प्रैक्टिस सेट। आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये कैसा लग रहा है, और आपको इसमें से कहीं परेशानी हुई हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।